तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के मेरे इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है। और आज हम लेकर फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मौजूद है और यहाँ पे कम से कम आज 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। और आपके स्क्रीन पे तो शो कर ही रहा है कि आज कौन से लेसन है, कौन सा सब्जेक्ट है। और क्लासेस में बता देता हूँ कि क्लासेस 10th क्लास की है और ये बायोलॉजी से लिया गया है, आनुवंशिकता और जैव विकास चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को अच्छा से करने की कोशिश करेंगे, ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। और आप लोग पढ़ाई कर चुके हैं तो आपको भी बनाने में बहुत मज़ा आने वाला है ऑब्जेक्टिव। इसमें जो क्वेश्चन है कुछ एग्जाम में पूछे हुए हैं, कुछ न्यू पैटर्न का क्वेश्चन लिया गया है। आपका एग्ज़ाम फुली ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आपको ध्यान देना बेहद ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कीजिए ताकि आप रिजल्ट को बेस्ट करके आएँ, किसी भी ऑब्जेक्टिव को छोड़ के ना आए। और गारंटी है कि मैं जितना वीडियो बना रहा हूँ इसमें से आपका बहुत अच्छा से एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन जो लड़ने की बात करते हैं हम लोग, जो आने की बात करते हैं, वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो सो लेट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को अब। तो आइए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशन के साथ भी आप लोग के पास मिलता रहेगा और मज़ा भी आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आनुवंशिकता और जैव विकास, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर से ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चयन किया? आपको पता है ना, हमको भी पता है इस बात को कि लेकर कि आप भाई आंख मूंद के इसका आंसर दीजिएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? गुलाब, गेहूं, चन्ना, मटर। सही जवाब बताइए भैया, इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मटर। ओके, टाइम को इन्वेस्ट हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे फास्ट करें। कह रहे हैं निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है? देखिए, छोटे छोटे एलील जो है ना, उसको लेकर यहाँ से आपसे क्वेश्चन कर दिया गया है। तो आपको मतलब इस पॉइंट्स पे अच्छा से केयर वेयर करना है और गारंटी है कि आप ऑब्जेक्टिव को बड़ा मज़ा से कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो भैया बौने पौधे की जब हम लोग बात करते हैं, है ना, स्पेशल शुद्ध बौना पौधा, तो ये होता है वही ये क्या, स्मॉल टी। और लंबा की बात अगर किया जाए तो कैपिटल टी। और यहाँ तो ये शुद्ध लंबा होता है। ओके, समझ में आ रहा है? अच्छा से सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ से अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मानव के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं? तो अब युग्म की बात कर दिया तो भाई जोड़ा कितना होता है ये सबको बात पता होना चाहिए। 21, 22, 23, 46 कितना होता है? मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका की, जनरली कोशिका की अगर बात किया जाए तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो युग्म युग्म में जो पेयर होता है वो कितना का पेयर होता है? 21 का पेयर होता है या 22 का पेयर होता है या 23 का पेयर होता है या 46 यानी 46 का पेयर होता है? सच बताइए इसमें होता क्या है? फास्ट आंसर, फास्ट आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। ओके, सबको पता है 23 का पेयर होता है। हमको पता है कि ये क्वेश्चन पे बच्चे पूरा ये है। अगला क्वेश्चन मेरे पास चौथा नंबर जो क्वेश्चन कर रहे हैं, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बोस, ग्रेगर जॉन मेंडल। वंशागत नियमों के बारे में किसने बताया था? सबको पता है। आनुवंशिकी का जन्म किसको बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। वंशागत नियम किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 4 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे बहुत फास्ट। अगला क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आ रहा है अभी देख रहे हैं ना, बहुत वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है और ये काफ़ी कामयाब सब क्वेश्चन है। ओके, तो आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान मान दीजिए भैया। देखिए, क्वेश्चन है गुणसूत्र की खोज किस ईस्वी में की गई? और देखिए 12, 17 मैंने पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, हम ऐसे नहीं बक रहे हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऐसे वीवीआई क्वेश्चन ही तो अच्छा खासा कंपटीशन तक ले क्वेश्चन को डाल दिया जाता है। तो गुणसूत्र की खोज किस वर्ष हुई? 1876 में हुआ या 1870 में हुआ या 1879 में हुआ या 1875 में हुआ? इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब को लेट ना करते हुए हम लोग बात करते हैं। इसका सही जवाब होगा 1875। ओके, गुणसूत्र की खोज करने वाले, अभी हो सकता है क्वेश्चन आगे मिल भी जाए कि गुणसूत्र की खोज किसने किया था।
यहाँ तो सन पूछा हुआ है ना, इस भी पूछा हुआ है। तो आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा कि गुणसूत्र का खोज किसने किया था, इसलिए अभी हम यहाँ पे बताने वाले नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन क्या पता हमारे इस क्वेश्चन में मिल जाए, तो आप पहले से तैयारी होकर रहिए। अगला क्वेश्चन है, अड़हुल किस प्रकार का फूल है। ये रहा आपके स्क्रीन पे, अड़हुल किस प्रकार का फूल है, द्विलिंगी या एकलिंगी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए, सच बताइए क्या होगा। अड़हुल, अरे मतलब क्वेश्चन तो बहुत बार देख रहे हैं रिपीटेशन में डाला हुआ है। तो अड़हुल किस प्रकार का फूल है, एकलिंगी द्विलिंगी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या है अड़हुल, फास्ट बोलिए। द्विलिंगी, बाई सेक्सुअल। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, समजात अंक के उदाहरण है। समजात अंक का मतलब सारे लोग ये बात पता होना चाहिए कि मतलब कि रचना के हिसाब से समान होना चाहिए, कार्य में अलग अलग हो चलेगा, रचना सेम होना चाहिए, उसी को समजात अंक कहा जाता है। जैसे पहला ऑप्शन है, हमारे हाथ और कुत्ते का अगला पैर, यानी अगला पाद का मतलब अग्र पद का मतलब होता है अगला पैर। हाथी के दांत और हमारे दांत और हाथी के दांत, क्या ये समजात अंक के उदाहरण है? नहीं, हाथी के दांत में और हमारे दांत में काफ़ी का अंतर है, यानी स्ट्रक्चर हम लोग में भिन्न है। ओके, और आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, तो आलू नीचे जो होता है उसकी बात करें, जो हम लोग घास बोते हैं ऊपरी भूस्तरी, क्या ये दोनों सेम है? क्या ऐसा सच्चाई है, या कह रहा है कि इनमें से सभी? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, हमारे हाथ और कुत्ता का अगला पैर, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन दोनों का देखिए काम अलग अलग है। हमारे हाथ का काम अलग है, कुत्ते का अगला पैर की जो बात करते हैं उसका काम अलग है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। और देखिए क्वेश्चन 2014-2016 में पूछा हुआ है, हालांकि बहुत बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा कुछ भी दिया जाता है। यहाँ पे बताइए, उभयलिंगी जंतु कौन है? केचुआ है या मछली है या शेर है या बकरी है? बताइए क्या होगा। मछली के बारे में आप लोग जानते हैं, शेर के बारे में जानते हैं, बकरी के बारे में जानते हैं कि ये सब हाँ, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग शेर मछली बकरी के बारे में जानते हैं। तो इसमें जो कहानी होती है, इसमें नर मादा अलग अलग होते हैं, ये हमको पता है। बट केचुआ जो होता है ना, केचुआ उभयलिंगी जंतु के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे काची, केचुआ। ओके, अर्थवर्म जिसको बोला जाता है। कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह का अंग है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, कीट के पंख और चमगादड़ के पंख की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए समजात अंक का उदाहरण है या अवशेषी अंक का उदाहरण है या समवृत्ति अंक का उदाहरण है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो कीट का पंख होता है या चमगादड़ का पंख होता है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, लेकिन इसका वर्क जो होता है सेम होता है। यानी कीट का जो पंख है, अगर माने छोटा मोटा जो कीड़ा होता है, अगर इसके पंख की आप बनावट देख लो और एक चमगादड़ की पंख की बनावट देख लो, काफ़ी आप लोग को डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट दोनों का कार्य सेम है। चमगादड़ भी अपने पंख का इस्तेमाल क्यों करता है? उड़ने के लिए ही करता है। जबकि कीट भी अपने पंख का इस्तेमाल काहे लिए करता है? तो उड़ने के लिए करता है। तो दोनों का काम समान है। तो डिफिनीशन होता है कि यदि मतलब कोई अंग हो, है ना, कार्य में समान हो, है ना, और रचना में जब अलग अलग हो, तो उसको समवृत्ति अंग बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समवृत्ति अंग। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क दिया, अरस्तू दिया, डार्विन दिया या स्पेंसर दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने, देखिए भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, हालांकि ये मस्ट भी क्वेश्चन है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने? लेमार्क, अरस्तू, डार्विन, स्पेंसर। स्पेंसर बोलिए, बोलिए फास्ट, जवाब फास्ट, ट्राई। डार्विन, चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक का चयन सिद्धांत का जो मतलब देने वाले जो आदमी थे वो चार्ल्स डार्विन थे, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही रहता है, चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, ये द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बुक जो है ना, काफ़ी फेमस बुक है, मतलब बायोलॉजी की दृष्टि से। तो बताना है डार्विन ने लिखे थे या ओपेरिन या लेमार्क, या इनमें से कोई नहीं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, आइडिया है? आइडिया, ये सब भी एक क्वेश्चन है, आप अवश्य अपने माइंड में सोच सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। चार्ल्स डार्विन, सही आंसर चार्ल्स डार्विन। मानव में ओटोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव में ओटोसोम की संख्या कितनी होती है? थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो आप सोच समझ के जवाब दीजिए, हालांकि हम कुछ पकने वाला भी नहीं है अभी। 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 11 जोड़ी या 24 जोड़ी? ऑप्शन है आपके पास, बोलिए। हम ओटोसोम की बात कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे, कि हमारा जो मतलब 30 जोड़ी जो हम लोगों में जो गुणसूत्र पाया जाता है, एक नॉर्मल जो सेल होता है, अगर इसकी बात करते हैं,
तो अगर पाया जाता है, तो ये सब कुछ होने के बावजूद क्या होता है कि एक जोड़ा जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। 22 जोड़ी जो होती है ना, वो ऑटोसोम होता है। ऑटोसोम का मतलब क्या होता है कि वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी ये टाइप का क्वेश्चन अगर है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 22 जोड़ी। जब ये क्वेश्चन पूछा जाए लिंग गुणसूत्र कितना होता है, तो एक जोड़ा, यानी एक्स वाई या एक्स एक्स, ये एक जोड़ा जो है ना, केवल यही लिंग में मतलब क्या करते हैं, लिंग निर्णय में या लिंग निर्माण में भाग लेता है। जबकि 22 जोड़ा जो होता है ना, वो किसी काम का, वो लिंग गुणसूत्र नहीं है। इसलिए लिखा था ना 22 प्लस एक्स एक्स या 22 प्लस एक्स वाई लिखा जाता है। ओके, मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है कौन, ऑटोसोम करता है या लिंग क्रोमोसोम करता है या दोनों करता है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। तो अभी हम ऑटोसोम पे डिस्कशन किए और यहाँ पे लिंग क्रोमोसोम। तो याद रखिएगा लिंग निर्धारण की जो काम करता है वो करता है, तो इसका मनुष्य में लिंग निर्धारण जो करता है, ऑटोसोम की जो बात हम किए थे, ऑटोसोम बताते हैं कि ये लिंग गुणसूत्र नहीं है। वो 22 जोड़ा जो होता है वो ऑटोसोम होता है। तो लिंग क्रोमोसोम जो होता है वो एक जोड़ा होता है, एक्स वाई या एक्स एक्स होता है, यही एक चली में लिंग निर्धारण में भाग लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, लिंग क्रोमोसोम। ओके, समझ में आ गया, लिंग क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है कि मानव युग्म में गुणसूत्रों की संख्या होती है 22, 23, 11, 24। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फंसा रहा है। अब यहाँ पे बोल रहे कि मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है ना। मतलब कि जो गैमेट की जो हम बात करें, अगर वहाँ पे अगर क्वेश्चन किया जाए तो 22 होता है या 23 होता है या 11 होता है या 24 होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना जरूरी है कि मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो अगर सिंगल सेल की अगर बात अगर हम लोग करते हैं, तो अगर वहाँ पे अगर थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए, तो मानव युग में जो गुणसूत्र की जो संख्या होती है तो 22, 23, 11, 24। तो इसका सही आंसर होगा 23। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इसका सही आंसर 23 होगा। मेंडल की एक संकर प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का लक्षण प्रारूपी अनुपात होता है। ये बोल रहे हैं कि मेंडल के एक संकर प्रयोग जो कहाँ जा कर रहे थे, सेकेंड पीढ़ी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो लंबा पौधा और बौना पौधा जो तैयार हो रहा था, है ना, उसके लक्षण प्रारूपी का अनुपात बताना है। नहीं, जिसको हम लोग लक्षण अनुरूपी का मतलब बताया ना, फिनोटाइप का रेशियो बता देना है आपको लोगों को। यहाँ पे तो 1:2:1 होता है या 3:1 होता है या 9:7 होता है या 2:1 होता है। तो आपको तो दो चीज़ पे कंफ्यूज ये ना करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है और ऑप्शन सी गलत है। अब दो में से आपको चुनना है, तो यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। हमको फिनोटाइप चाहिए, जीनोटाइप नहीं चाहिए, हमको फिनोटाइप चाहिए। तो एक्चुअली में देखिए उसमें होता क्या है, सेकेंड पीढ़ी में जब भी हम लोग जाते हैं वहाँ पे, तो सेकेंड पीढ़ी का कहानी क्या बन जाता है कि उसमें मतलब जो क्या बोलते हैं, जो लंबा पौधा होता है ना, जो लंबा पौधा की अगर हम लोग बात करें, लंबा पौधा कौन कौन कहा जाता है भैया, टी स्मॉल टी कहा जाता है, कैपिटल टी कहा जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। तो ये तीनों जो है ना लंबा होता है, ये तीनों लंबा होता है। और एक जो होता है ना, एक की जो अगर बात करते हैं तो केवल एक मिलता है स्मॉल टी। ठीक है, तो अब जो हम यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना कि एक स्मॉल टी मिलता है, तो इसका मतलब कि दिखने वाला जो है, आप समझिएगा, जो दिखने वाला है तो वो है तीन एक तरह का दिख रहा है और एक एक तरह का दिख रहा है। इसका मतलब कि इसका फिनोटाइप जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा। ठीक है, जबकि वहीं पूछता है ना जीनोटाइप रेशियो, तो जीनोटाइप जब रेशियो पूछता है आप लोगों से, तो आप लोग तब इसका सही जवाब मारते 1:2:1, क्योंकि यहाँ पे जीन बदल जाता है। लेकिन फिनोटाइप का मतलब कि देखने में कौन कैसा है। तो हम बोले ना कि जो तीन तरह का जो आपको हम ये चीज़ दिखा है, तो वो क्या होता है कि अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल न्यू है और आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, आगे सब काम आने वाले हैं। 10,000 से 40,000 तक होते हैं या 30,000 से 40,000 तक होते हैं या 30,000 से 60,000 तक होते हैं या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा कि हमारे शरीर में, मानव के शरीर में लगभग 30,000 से 40,000 तक जीन होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि बच्चे की लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है।
तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल डीप की ज़रूरत है यहाँ पे। पिता के एक्स गुणसूत्र से क्या मतलब बच्चे के लिंग निर्धारण होता है, या माता के वाई गुणसूत्र पर होता है, या पिता के वाई गुणसूत्र से होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे के लिंग का जो निर्धारण है एक्चुअली में पिता के वाई गुणसूत्र से ही होता है। समझा गया? पिता के मतलब एक्स गुणसूत्र भी जो मिलता है वहाँ पर भी बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, लेकिन अगर डिफरेंस की अगर जहाँ पे बात अगर हम लोग करते हैं तो पिता के वाई गुणसूत्र मतलब काम करता है। माँ में तो वाई गुणसूत्र होता ही नहीं है, ठीक है। पिता में एक्स और वाई होता है। तो अगर थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन को किया जाए तो क्वेश्चन को रॉन्ग भी किया जा सकता है, ऑप्शन को भी रॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन अगर मैन फोर्सली अगर अगर हम लोग इस पर बात करें तो इसका सही आंसर होगा पिता के वाई गुणसूत्र पर बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चले। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अब देखिए ये सब VBI क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लैमार्क, वाइसमान। तो ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है आनुवंशिकी के पिता। मेंडल के मटर के कुल पौधे यानी पाइसम सेटिवम, ये मटर के पौधे का क्या थी साइंटिफिक नेम है ना, ओके, कि कुल कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। कुल कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। 2 जोड़ा, या 3 की बात कर लो, या 5 की बात करते, या 7 की बात करते। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 7। 7 जोड़े की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। देखिए आनुवंशिकता और विभिन्नता दोनों का स्टडी किया जाता है, वो क्या होता है, या जेनेटिक्स होता है, या क्रम विकास होता है, या इकोलॉजी होता है, या हिस्टोलॉजी होता है। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स, ओके। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता था। इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। पुरुषों में बताना है, XY होता है, XX होता है, YX होता है, या YY होता है। तो इसका सही आंसर होगा XY, ये पुरुषों में होता है, और XX जो होता है मादा में होता है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। किसी जीव की जीनी संरचना लक्षण प्ररूप यानी फिनोटाइप, या जीनोटाइप, या आनुवंशिकी, या विभिन्नता। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। तो ये होता है जीनी का मतलब, तो जीन से जीनोटाइप हमेशा याद रखिएगा, ट्रिकली बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला मेलोना ग्रेस्टर नामक मक्खी पर प्रयोग किया था। हाँ, ये आदमी कौन थे जो ड्रोसोफिला मैग्लोनेस्टर नामक मक्खी पे ये अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। मॉर्गन किए थे, या शोफन किए थे, या बावेरी किए थे। ये क्वेश्चन देखिए ये हायर क्लास में भी ये सब क्वेश्चन चलता रहता है। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब होगा मॉर्गन। मॉर्गन ड्रोसोफिला, याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन को, ओके। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है। इसी क्वेश्चन को देखिए रिपीट कर दिया, वहाँ पे इंग्लिश में ऑप्शन दे दिया था, यहाँ पे हिंदी में ऑप्शन डाल दिया। तो बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है, जेनेटिक्स को ही हिंदी में आनुवंशिक कहते हैं, सही आंसर होगा। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध है किस चीज़ से। चिंपैंजी से है, गोरिल्ला से है, बंदर से है, या गिलहरी से है। इसका जवाब क्या, चिंपैंजी। सही आंसर क्या होगा, चिंपैंजी। क्योंकि चिंपैंजी का जो दिमाग होता है ना मानव के दिमाग से रिलेट होता है, हम लोग जैसा है वो भी एक्ट करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है प्लेनेरिया की आंखें कैसी होती है। प्लेनेरिया की आंखें कैसी होती है, क्या बहुत साधारण होती है, या संयुक्त होती है, हमारी आंखों की तरह होती है, मेढक की आंखों की तरह होती है। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। तो उसकी जो आंखें होती है बहुत साधारण होती है, ठीक है। गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र बनते किसके भैया, डीएनए के, प्रोटीन के, डीएनए तथा प्रोटीन के, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। नहीं, गुणसूत्र में क्या होता है एक्चुअली बताइए, गुणसूत्र में क्या होता है, इसका सही जवाब बताइए। तो डीएनए और प्रोटीन दोनों होते हैं, ये पॉइंट को याद रखिएगा। जीन शब्द किसने दिया, जीन शब्द क्या मेंडल ने दिया था, या डार्विन ने दिया था, या जॉनसन ने दिया, या लैमार्क ने दिया। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया, जीन शब्द देने वाला जो आदमी था वो कौन थे, जॉनसन, ठीक है, जॉनसन, याद रखिएगा। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, सबसे VBI क्वेश्चन है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, ये बताइए, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। कोशिका, उत्तक, केंद्रक, इनमें से सभी। ऑप्शन को बढ़िया से सोच के बताना है आपको, ऑप्शन को बढ़िया सोच के बताना है। केंद्रक कहाँ पाया जाता है, केंद्रक, ठीक है। जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था।
उपचायक था, अपचायक था, उपचायक अपचायक दोनों था, या इनमें से कोई नहीं था? बोलिए। अपचायक। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है डार्विनवाद। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है डार्विनवाद कहलाता है, या लैमार्कवाद कहलाता है, या मेंडलवाद, या सूक्ष्म विकास? इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? तो प्रकृति से संबंधित डार्विनवाद ने अपना सिद्धांत दिया था, तो डार्विनवाद हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाए। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया। तो आनुवंशिक का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। बार बार इस पर डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? देखिए क्वेश्चन टेक्निकली हो गया। उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? लेमार्क, मेंडल, हेल्डेन, या यूरो किसने किया था? इसका जवाब बताना है। लैमार्कवाद का सिद्धांत। ओके, यहाँ से हम लोग जस्ट अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। बहुत फास्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नलिखित में से किसके अंक की श्रेणी में आ सकते हैं? देखिए क्वेश्चन को रिपीटेशन है। पक्षी और चमगादड़ के पंख, पक्षी चमगादड़, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तभी आपका समझात अंग, असमझात अंग, अवशेषीय अंग, इनमें से कोई नहीं। पक्षी और चमगादड़ की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना, तभी इसका जवाब दे पाइएगा। पक्षी और चमगादड़ की बात कर रहे हैं। असमझात अंग कौन सा होगा? असमझात अंग। ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है सेम सेम नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम है? तो अभी हम ऊपर डिस्कशन कर दिए थे XX, सबको ये बात पता है। किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुणन की क्षमता होती है? क्या RNA में होता है, या DNA में होता है, या विकृत प्रोटीन में होता है, या उपयुक्त सभी में होता है? इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? DNA। ठीक है, डबल हेलिल सब DNA वगैरह का ही पढ़ाई करना है। विकास की आधारभूत घटना क्या है? बताना है ना, विकास की आधारभूत घटना क्या है? DNA प्रतिकीर्ण, RNA का प्रतिकीकरण, अम्लीकरण, या भस्मीकरण? विकास का आधारभूत घटना क्या है? किससे मतलब डेवलपमेंट होने की हम लोग बात करते हैं, किससे डेवलपमेंट होते हैं, इसकी बात बताना है। तो DNA का जो रिप्लिकेशन होता है वहीं से ये सब घटनाएं चलती है। किस साल एंडरनेंस वैगनर ने जर्मनी में बावेरिया नामक स्थान पर खुदाई के समय एक विचित्र पक्षी जीवाश्म पाया था? और देखिए जाइए बुक को पढ़िए, फैक्ट्स ये डायरेक्ट दिया हुआ है। 1861 में, 1865 में, 1880 में, या 1905 में? इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? 1861। जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र में, त्वचा में, हाथ में, कोशिका झिल्ली में? जीन गुणसूत्र में। कहाँ पाए जाएंगे? गुणसूत्र में। इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चला जाए। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों को नियंत्रित करता है? कोशिका द्रव्य, जीन, या RNA? इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? जीन। यही तो है जो वंशागत लक्षणों को नियंत्रित करता है, आगे बढ़ाने की जो काम करता है। कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत लक्षण क्या है? केंद्रक है, केंद्रिकाक्ष है, रसाधानी है, या रिक्तिका है ना? मैंने कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत स्ट्रक्चर की जो लक्षण की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केंद्रक, केंद्रिकाक्ष, रसधानी, रिक्तिका? बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्रक। किसानों द्वारा जंगली गोभी से विभिन्न प्रकार के गोभी का विकास कहलाता है? प्राकृतिक चयन कह सकते हैं, या कृत्रिम चयन कह सकते हैं, या रासायनिक चयन कह सकते हैं, या उपयुक्त सभी कह सकते हैं? इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? कृत्रिम चयन, क्योंकि ये किसान ने खुद चयन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चला जाए। अगला क्वेश्चन है ब्राकोली का विकास किस विधि से हुआ? ब्राकोली का विकास किस विधि से हुआ? कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन, रासायनिक चयन, या उपयुक्त सभी? 43 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कृत्रिम चयन याद रखिएगा। किस स्थान को मानव का उद्गम माना जाता है? कहाँ से माना जाता है कि मानव कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से आया? अमेरिका से माना गया है, या रूस से माना गया है, नेपाल से, या अफ्रीका से? बताइए सही आंसर इसका क्या होगा? कहाँ से माना गया? अफ्रीका से माना गया। इस बात को याद रखिएगा। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए ऑप्शन आपको थोड़ा सा इधर उधर डिस्टर्ब करेगा। 40, 21, 23, 46। अब 23, 46 का मुद्दा आ गया। तो मनुष्य की कोशिका की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये आपको आंसर बताना है। प्लीज़ बताइए। तो भाई कोशिका में 23 जोड़ा होता है, 46 होता है टोटल कोशिका। ओके, ये एक छोटा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल है, आपको ये ढंग भी आना चाहिए। ये डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। यदि लक्षण A अलैंगिक जनन वाली जाति में 10% पाया गया और B उसी जाति में 60% पाया गया, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा?
बी उसी जाति में 60% पाया जाता है, और ए जो है वो अलैंगिक जनन वाली जाति में 10% पाया जाता है। तो लक्षण कौन पहले उत्पन्न होगा, ए होगा या बी होगा या दोनों होगा? बोलिए कौन सबसे पहले यहाँ पे उत्पन्न होने की संभावनाएं रहेंगी? लक्षण ए। ओके, गुणसूत्र एक्स एक्स और वाई वाई को किस नाम से जानते हैं? तो एक्स एक्स और वाई वाई को, इसको कभी भी लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। डायरेक्ट बताकर चलते हैं हम आगे। एक नवजात बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र युक्त पाया गया तो यह लड़का अथवा लड़की। तो एक्स वाई पाया गया तो टेंशन क्या लेना है, लड़का होगा, इतना क्या सोचना है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसमें पैतृक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक होने का अध्ययन प्रथम बार किया गया था। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, लेमार्क, डार्विन, अरस्तु या मेंडल? सही आंसर इसका क्या होगा? किसने मतलब को इस चीज़ को मतलब किया था? ठीक है, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? मेंडल। पीढ़ी दर पीढ़ी, अरे ये वही आनुवांशिकता की जो बात हम लोग कर रहे हैं, है ना, मेंडल इसका सही आंसर होगा। मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? इजी क्वेश्चन है। मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? 4। ए क्या होता है? ए बी और ओ। ओके, ये होता है रक्त समूह। ठीक है, और मेरे पास और 2 क्वेश्चन बचा हुआ, चलो इसको भी करके ख़त्म करते हैं, बहुत कुछ बचा नहीं है, कहानी इसका ख़त्म करते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जो विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विकास, लेमार्क का विकासवाद का सिद्धांत, मेंडल, डार्विन, अरस्तु। विकासवाद के सिद्धांत पर किसने जोर दिया था भाई? बोलिए फर्स्ट, डार्विन। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ हुई थी? स्थल पर, जल में, आकाश में, अग्नि में? ये कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, इसको आप उड़ा कर मार सकते हो। जीवन की उत्पत्ति जल से स्टार्ट हुआ था। इस तरह से हम टोटल 52 क्वेश्चन किए। कौन सा लेसन से? लेसन 4 से, आनुवांशिकता और जैव विकास यानी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर से किए हैं। टोटल क्वेश्चन 52 किए, इसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन लड़ने की संभावना है, आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और इसी तरह का कोई लेसन लेकर आएंगे जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव कुछ कराएंगे जो आपको बनाने में बेहद मज़ा आएगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है यहाँ से। ओके।